हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी। आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जो एस्टेट और एचएसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से इन टॉपिक से आए हैं और कौन कौन से आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो बने रहिए मेरे पास तेजस क्लासेस में। मैं अश्विनी कुमार, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, जिसकी वीडियो चाहिए, जिसके एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। मौलिक अधिकार। तो संविधान के बारे में हम पढ़ चुके थे, संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका था। मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले संविधान के अंदर आपको मैं बता दूं, भाग थे, अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी। तो ये आपको पता है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं, ये भी आपको पता है। तो चलिए अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के कौन से भाग में रखे गए हैं। ये रखे गए हैं हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में। अनुच्छेद है इनके अंदर 12 से 35। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस भाग को, संविधान के इस भाग को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। और सबसे पहले जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जो यूएसए ने शुरू किए थे अपने देश के अंदर, मूल अधिकारों का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है, भाग नंबर 3 को, मूल अधिकारों का जन्मदाता। अब मौलिक जो अधिकार है हमारे, उनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, इनमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन यानी कि अगर संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है, किसी तरह का सुधार कर सकती है। राष्ट्रीय आपात में स्थगित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपात, अब राष्ट्रीय आपात देखिए, एक तो होता है 352 नंबर अनुच्छेद और एक होता है 360 नंबर अनुच्छेद। 352 नंबर अनुच्छेद जो है वो पूरे देश के अंदर लगता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरे राष्ट्र के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है। और एक होता है 356 नंबर अनुच्छेद। 356 नंबर अनुच्छेद जो है वो राज्य में इमरजेंसी लगाई जाती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। वहाँ पर आपके ये सभी के सभी मौलिक अधिकार जो हैं वो स्थगित हो जाते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है, सिर्फ एक अधिकार को छोड़कर, वो है आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। यानी कि आपका जो जीवन जीने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, सिर्फ वही आपका बाकी बचता है। बाकी सभी आपके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनको स्थगित कर दिया जाता है। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा आपका, वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाग नंबर कौन से में है, तो भाग नंबर 3 है आपका। अनुच्छेद कितने से कितने में है, 12 से 35 में। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का, तो वह है भाग नंबर 3 या मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों का जन्मदाता कौन है, भाग नंबर 3। तो ये आ जाता है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित होते हैं या नहीं, तो वो होते हैं। तो कौन सा अधिकार है जो आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता, तो वो लिखना है आपका अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर जो लिखा गया है, जीवन जीने का अधिकार, वो कभी भी स्थगित नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार किस भाग में है, ये तो बहुत बार आया है। और एक मैग्ना कार्टा से संबंधित ये आया है अधिकार पत्र, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार। स्टार्टिंग में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार। और जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। इसके ऊपर कोर्ट के अंदर, न्यायालय में बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। और इसे कब बदला गया, 44वां संविधान संशोधन जब किया गया 1978 के अंदर, तब इसे बदला गया था। और उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में याद रखना, एक क्वेश्चन ये आया है इनके बारे में कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो वो थे मोरारजी देसाई। और इन्हीं के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से निकालकर, मौलिक अधिकार से निकालकर, उसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है उनकी मांग कहाँ की गई, तो वो की गई कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है। और ये इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वहाँ पर इनकी मांग की गई अधिकारों का जो प्रारूप है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इस चीज़ को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है, जो आज वर्तमान में हम देखते हैं, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका समानता का अधिकार 14 से 18 में। तो इसमें आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 17, जो है अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित, कि जो छुआछूत का नियम, छुआछूत की जो परंपरा चली आ रही थी, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है।
अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आज भी किसी से इस तरह का व्यवहार करता है तो उसे कानूनन दंड दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक इसको रखा गया है। तो इसमें आपका 19A एक भाग है 19 का, उसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता रखी गई है, जो हमारे संविधान का चौथा स्तंभ है। संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19A में लिखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो मैंने आपको बता दिए, अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति आज भी छुआछूत का, अस्पृश्यता का अगर व्यवहार करता है किसी के साथ, तो उसे भारतीय दंड संहिता के अनुसार, संविधान के अनुसार उसे दंड दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद 18 में क्या था कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जो आदि दिए जाते हैं, वो सारे के सारे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ, अगर कोई आपसे पूछे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो उसे आप कहेंगे मीडिया या प्रेस। और प्रेस की आज़ादी का वर्णन अनुच्छेद 19A में रखा गया है। अनुच्छेद 19A में, इसको आप याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, प्रेस हो गया, और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है, और एक ही छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 17। उसके बाद एक ऐसा अनुच्छेद बनाया गया है कि कभी भी आपातकाल के अंदर आपको राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते सरकार को, वो है अनुच्छेद 23। मान लीजिए कि देश में कोई आपदा का समय है और सरकार फिर आदेश जारी करती है कि जितने भी युवा हैं या फिर एक उम्र विशेष के व्यक्तियों को कि आपको अब सरकारी कार्य करने पड़ेंगे, तो वो बाध्य कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे हम काम नहीं ले सकते, यानी कि कारखानों में, ढाबों पर, होटलों में, यानी बाल मजदूरी जिसको बोलते हैं, बाल मजदूरी पूरी तरह से बैन कर दी गई है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलेगी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहले आप इसका मतलब समझिए क्या है। संवैधानिक उपचार कौन से हैं? अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, हनन करता है उनका, तो वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय में अपने अधिकार मांग सकता है, मौलिक अधिकार। तो इस तरह से भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो ये कोटेशन आप याद रखना, ये आ सकती है एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 तरह के रिट, यानी कि 5 तरह के एक तरह से अध्यादेश इनको कह सकते हैं कि वो जारी करता है। तो वो कैसे करता है, कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें से एक डेफिनेटली हर बार आती है स्टेट के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक है प्रत्यक्षीकरण बंदी। प्रत्यक्षीकरण इसका नाम है। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वह न्यायालय से प्रार्थना करता है और न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी को उपस्थित करे उसके सामने और ये साबित करे कि उसे सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, गलत तरीके से। यानी कि अधिकारी वो साबित करता है कि उसे किस जुर्म में, किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। ये था प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण सामने लेकर आना, यानी कि न्यायालय अधिकारी से कहता है, आदेश देता है कि मेरे सामने लेकर आओ उसको और आप साबित करो कि ये अपराधी है, आपने किस अपराध के जुर्म में के लिए इसको गिरफ्तार किया है। परम आदेश, ये है आपका सेकेंड रेट, परम आदेश। जब भी कोई पदाधिकारी होता है, कोई ऑफिसर होता है, अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का सही तरह से पालन नहीं कर रहा है तो उसे आदेश जारी किया जाता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वो छोटे न्यायालयों को आदेश देते हैं कि वो किसी मामले में कार्रवाई नहीं करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कई बार जो निम्न न्यायालय होते हैं वो ऐसे अधिकार क्षेत्र का मामला ले लेते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उनको आदेश दे सकते हैं निम्न न्यायालय को। तो इन चीज़ों का आप याद रखना, इन पांचों में से एक कन्फर्म आता है और हर बार आता है। उसके बाद है आपका फोर्थ, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ है कि जो न्यायालय है
अधीनस्थ न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि जो लंबित मुकदमे हैं उनको वरिष्ठ न्यायालयों को भेजें। जैसे निम्न न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कहेगी कि आप उसे उच्च न्यायालय को भेज दें, इसमें न्याय नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा टाइम इनको हो चुका है। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख ये है आपका 5वां और अंतिम रेट। अधिकार परीक्षा लेख वो होती है कि कई बार पदाधिकारी ऐसे पद पर चला जाता है जो उसके योग्य नहीं होता है या वो उसकी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा होता है, तो उस अधिकारी से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट के ऊपर, इस पद के ऊपर काम कर रहे हो। तो न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करता है। अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर वो उस पद के योग्य नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको वहाँ से हटा देता है। तो ये है 5 रेट। इन 5 में से एक कन्फर्म एस्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इन्हें जरूर याद करके जाइए। हमने पढ़ लिया 12 से 35 अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। अब बात करते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांत की। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आपके लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं और 36 से 51 अनुच्छेद में रखे गए हैं। सिर्फ इतना याद करना है, 36 से 51 और आयरलैंड के संविधान से। न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि कोई न्यायालय में नहीं जा सकता इनके लिए, किसी के लिए, कि वो राष्ट्रगान का पालन नहीं, कि वो इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है या उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता ज़बरदस्ती। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 3 बनते हैं यहाँ से। एक तो किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो वो हो गया आयरलैंड। किस अनुच्छेद में रखें, 36 से 51। अब यहाँ पर एक इसके बारे में कुछ बात कही थी केटी शाह ने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो इसको आप ज़रूर याद रखना, ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है HSSC के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य एक समिति बनी थी, सरदार शरण सिंह समिति, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तब इसको लागू किया था मौलिक कर्तव्य को, इस समिति की अनुशंसा के आधार पर। और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 2002 में, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है। तो ये है आपके मौलिक कर्तव्य। तो इनमें आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, कौन सी समिति के अनुशंसा पर, और कौन से अनुच्छेद में रखे हैं, कुल संख्या कितनी है इनकी, और अंतिम जो शिक्षा का अधिकार है वो किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत वह व्यक्ति जो 35 वर्ष का हो चुका है वो राष्ट्रपति बनने लायक है। अब राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी पावर्स होती हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक, ये आपको पता है। उसके बाद वो संवैधानिक सेनापति होता है, संवैधानिक सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, संवैधानिक सेनापति। तीसरा, वो हमारी जितनी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। अब उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में, कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू कर सकता है। 352, 356 और 360 इनको वो लागू कर सकता है। 352 राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगेगा, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, कोई देश आक्रमण कर दे देश के ऊपर। 356 नंबर, किसी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, शासन व्यवस्था बिगड़ जाए, उसके लिए। 360 वित्तीय आपातकाल होता है, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तब वित्तीय आपात लगाया जाता है, और इसकी जो कम से कम अवधि है वो 6 सप्ताह की होती है। कम से कम ये 6 सप्ताह के लिए लगेगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के सदस्य जो होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा
राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि निर्वाचन अगर अवैध मान लिया जाता है, अगर कुछ समय के बाद निर्वाचन को अवैध मान लिया जाता है, अवैध, तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो अवैध नहीं माने जाते, वो उनको सही माना जाएगा और उनको किसी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वो निर्वाचित होता है तो कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। अब राष्ट्रपति हट कैसे सकता है, राष्ट्रपति का पद कैसे खाली होता है? देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तो महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग लगेगा आपके अनुच्छेद 61 के द्वारा, महाभियोग ये चलेगा दोनों सदनों में। 14 दिन पहले इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। दोनों सदनों के 2/3 सदस्य जब इसको मान लेंगे कि हाँ ये सही है और इनको हटाना चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है, उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। दूसरा कि वो अपना त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र किसे देंगे? त्यागपत्र देंगे वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देंगे और लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसे 6 महीने के अंदर अंदर भरना पड़ता है। अब राष्ट्रपति की जो सबसे बड़ी पावर है वो है समाधान की पावर। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है कोर्ट की तरफ से, तो वो राष्ट्रपति के पास याचिका लगा सकता है, और एक बार अगर याचिका लगा दी जाती है तो वो दूसरी बार याचिका जो है वो नहीं लगा सकता। उसकी एक बार अगर कैंसिल हो चुकी है तो दूसरी बार वो याचिका नहीं लगा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है जेबी वीटो। जेबी वीटो एक तरह की पावर है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है। अगर उसके पास समय का अभाव है और किसी विधेयक पर वो अपना फैसला नहीं देना चाहता है तो वो उसे वापस कर देता है। और इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने डाकघर संशोधन विधेयक था, उसके ऊपर उन्होंने कोई अपना ध्यान नहीं दिया था, कोई फैसला नहीं दिया था, और जेबी वीटो का प्रयोग किया था 3 साल तक। तो ये जेबी वीटो क्वेश्चन बनेगा कि जेबी वीटो का प्रयोग इनमें से किसने किया है, तो वो आएगा ज्ञानी जेल सिंह। अब करते हैं कि हमारे जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनमें से कुछ खास हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या विशेष है और किस तरह के क्वेश्चंस उनके बारे में बनते हैं। देखिए, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। ये आपको पता है कि 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था और वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। एस राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनके जन्मदिवस पर हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी, निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, दूसरे जो व्यक्ति थे जो प्रतियोगी थे तो उन्होंने दोबारा मतगणना करनी पड़ी वीवी गिरी के निर्वाचन के समय। नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 12वीं हमारी राष्ट्रपति बनी थी, और 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। उनके बाद कौन से नंबर के राष्ट्रपति आप बने हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। तो आप बताइए ये वीडियो कैसी लगी। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें कवर हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्टेट और HSSC के बच्चों के लिए। लगातार वीडियोस देखते रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो आपको नेक्स्ट डे उसी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।